हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। पोस्टपार्टम पीरियड, इसे पोस्टनैटल पीरियड भी कहते हैं। ये टाइम पीरियड होता है जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेके 6 हफ्ते तक, ये जो पूरा टाइम पीरियड होता है इसे कहते हैं पोस्टपार्टम पीरियड और पोस्टनैटल पीरियड। पोस्टपार्टम पीरियड को कुछ स्टेजेस में बांटा गया है। पहली है इनिशियल, शुरुआत वाली या अक्यूट फेज, जो होती है 8 से 19 आवर तक। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उससे 8 से 19 आवर तक। फिर होती है दूसरी सब अक्यूट पोस्टपार्टम पीरियड, जो होती है 2 से 6 हफ्ते तक। जो पीरियड होता है पोस्टपार्टम पीरियड का वो सब अक्यूट पीरियड होता है, जो होता है 2 से 6 हफ्ते तक। उसके बाद होती है तीसरी डिलेड पोस्टपार्टम पीरियड, जो सबसे आखिरी तक होती है। यानी जो 8 महीने तक जो पीरियड होता है वो होता है डिलेड पोस्टपार्टम पीरियड। तो पोस्टपार्टम पीरियड वो पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड जब जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उससे उस दिन से लेके 6 हफ्ते तक का जो पूरा समय होता है वो होता है पोस्टपार्टम पीरियड। अब जो पोस्टपार्टम प्रॉब्लम्स है, जो पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस जिन महिलाओं में होती है वो सब अक्यूट पोस्टपार्टम पीरियड में होती है। यानी जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके बाद थोड़े दिनों में हो जाती है, या फिर 2 से 6 हफ्ते के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें देखी गई है 87% से 94% महिलाओं में दिक्कत, वो भी एक दो, ज़्यादा नहीं। जो डिलेड पोस्टपार्टम पीरियड होता है उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। अब किन किन कारणों की वजह से ये बच्चा पैदा होने के बाद महिलाओं को दिक्कत आती है, तो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है, क्या रिस्क है, किस वजह से होता है, किन में सबसे ज़्यादा रिस्क है। तो अगर सिजेरियन बर्थ हुआ है, यानी सी सेक्शन से बर्थ हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ, उनमें रिस्क होता है पोस्टपार्टम प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस का। या अगर यंग एज है और तभी बेबी डिलीवर कर दिया, उनमें सबसे ज़्यादा ये दिक्कत आती है, उनमें प्रॉब्लम आती है बेबी डिलीवर करने के बाद। या जिनका जो लेबर है वो बहुत लंबे समय तक चल रहा है, यानी 9 महीने से भी ज़्यादा 10 महीने हो गए तब तक चल रहा है, तो उनमें दिक्कत आती है। या फिर जब लेबर के दौरान बार बार वेजाइना से एग्जामिनेशन करते हैं, तो इस वजह से भी दिक्कत आती है। या फिर अगर पेशेंट को ब्लड लॉस की कमी हो गई है, या पहले हुई है या फिर बाद में कमी हो गई, या पेशेंट डायबिटिक है, या कोई हार्मोन की दिक्कत है पेशेंट को, तब पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। या पेशेंट की डिलीवरी सेफ डिलीवरी नहीं हुई, सही से नहीं हुई, कोई इंजरी हो गई है, कुछ ट्रॉमा हो गया है, तो इस वजह से भी दिक्कत आती है। या बेबी होते ही ब्लड का लॉस होने लग गया, हेमरेज हो गया है, तब भी दिक्कत आती है, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। या खान-पीन सही नहीं है, अच्छा खान-पीन नहीं है तो भी दिक्कत आती है। या पहले से ही महिला के अंदर इन्फेक्शन हो रखा है, या फिर जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके बाद इन्फेक्शन हो गया तब दिक्कत आती है। या खून बहुत ज़्यादा बह रहा है, खून के घाव बड़े-बड़े घाव बन गए हैं, उनमें दिक्कत आती है। या फिर जो कैथेटर है, फोली कैथेटर, वो महिला के अंदर है 24 घंटे से भी ज़्यादा, तो भी दिक्कत आती है। या फिर जो पेरिनियल लेसरेशंस है, जो पेरिनियम है, जो रेक्टम और विजाइना के बीच की जो पेरिनियम है, लेयर है, उसमें दिक्कत है पेशेंट को, तो उस इस वजह से भी पोस्टनैटल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। या फिर बार-बार जब बेबी के अंदर एमआरआई हो रही है माँ की, या बार-बार इंटरनल मॉनिटरिंग हो रही है, बार-बार एग्जामिनेशन हो रहा है, तो इस वजह से भी, इन रेज़ की वजह से भी दिक्कत आती है। अब पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स क्या-क्या देखने को मिलती है। जैसे ही बेबी पैदा होता है, उसके बाद जो होता है वो पोस्टपार्टम पीरियड होता है। तो हम बताते हैं हम क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। पहला पोस्टपार्टम हेमरेज, दूसरा इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशंस, इसमें पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस एंड सेल्फिजिनाइटिस, पेल्विक एब्सेस और पेरिटोनाइटिस, अदर इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशंस। फिर है तीसरी ब्रेस्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, इसमें है क्रैक्ड निपल्स, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट,
लिम्फेजाइटिस, ब्रेस्ट के इन्फेक्शंस मेस्टाइटिस या एप्सिस। फिर है फोर्थ, वेजाइनल का डिस्चार्ज होना। फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें बेबी ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन या साइकोसिस की दिक्कत। फिर कार्डियोमायोपैथी एंड हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम जो कि रेयर होती है बहुत। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पहली बात करते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके बाद माँ को बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने लगता है। किन में सबसे ज्यादा होता है ये? जब महिला को सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, फोर्सेप्स या असिस्टेड डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, या मल्टीपल बर्थ हो गए हैं, ट्विंस हो गए हैं या ज्यादा हो गए हैं, या फिर पेशेंट ऑलरेडी उनका वजन ज्यादा है, ओबेसिटी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज की दिक्कत है पेशेंट को, तो इनमें ये पोस्टपार्टम हेमरेज सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। पोस्टपार्टम हेमरेज वैसे बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, कॉमन प्रॉब्लम है, जो किसी 5 में से 1 महिला में होता ही होता है, और जो होना थोड़ा सा सही भी है। बट अगर बहुत ज्यादा आपका नॉर्मल ब्लीडिंग से ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो जाए उसे हेमरेज कहते हैं। तो जब पेशेंट को ये दिक्कत होती है, पेशेंट को ये रिस्क है, तो इनमें सबसे ज्यादा ब्लड लॉस होता है जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद। उसके साथ साथ जो ब्लड लॉस हो रहा है ये किन कारणों की वजह से होता है? अगर जो यूट्रस है उसकी जो लेयर है, जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, जो यूट्रस की जो मसल्स है उसका जो टोन होता है, जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा कम हो गई, जिस वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा और ब्लड जो है फ्लो होना चाहिए अच्छे से वो नहीं हो पा रहा, ये भी दिक्कत आती है। इस वजह से भी पोस्टपार्टम हेमरेज देखा जाता है। इसको इसको एंटीबायोटिक से और इससे कंट्रोल किया जाता है। फिर है दूसरा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन है एंडोमेट्राइटिस और यूट्राइन पेरिटोनियल इन्फेक्शन। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से, या कोई भी जर्म्स हो गए इसकी वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से। तो इस वजह से जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, उस जो लाइनिंग है वो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, और पेशेंट को बहुत तेज दर्द होता है, रात को ना सोने में सो पाते ढंग से, ना चलने में उठने में भी दिक्कत आती है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है। अब इसमें पेशेंट को क्या क्या लक्षण देखने को फिर मिलते हैं? पेशेंट को बहुत तेज बुखार आ जाता है, पेट के नीचे वाले हिस्से में बहुत दर्द होता है, उसके साथ साथ अच्छा डिस्चार्ज नहीं होता है, गंदा सा डिस्चार्ज बहता है, जो बहुत गंदी स्मेल आती है। पेशेंट को बहुत ज्यादा जब यूरिन या स्टूल पास करता है, या चलना उठना बैठना उनमें बहुत दिक्कत आती है, पेशेंट को अनईजी सा लगता है, नॉर्मल सा नहीं लगता। फिर इसका कैसे पता किया जाता है? पेशेंट डॉक्टर पेशेंट के मतलब जो लेडी है जिनने बर्थ किया है बेबी, उनके लक्षण पूछते हैं, क्या दिक्कत हो रही है, कैसे किधर दर्द हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है वो पूछते हैं। उसके साथ साथ उनका पल्स रेट, बीपी, टेम्परेचर वो सब चेक करते हैं, उनका ब्लड टेस्ट करते हैं, वेजाइना का एग्जामिनेशन करते हैं, इन सबसे पता करते हैं इन्फेक्शन के बारे में। फिर ट्रीटमेंट क्या है? एंडोमेट्राइटिस जल्दी से एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। 2 से 3 दिन जब एंटीबायोटिक लगातार लेते 2 से 3 दिन तक, उसके बाद पेशेंट को अच्छा लगने लगता है, इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। फिर और क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है? अगर आपका सी सेक्शन सिजेरियन हुआ है, उस वजह से इंसिशन जब कट लगता है सी सेक्शन करते वक्त तब इन्फेक्शन होने हो जाता है, तो उस वजह से पेशेंट को पस आने लगता है, बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है हिस्सा नीचे का, सूजन हो जाती है, सूज जाती है, जो त्वचा है वो बहुत ज़्यादा सूज जाती है, दर्द होने लगता है। और जो पेशेंट है, पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि जो स्क्रैचेस आ गए हैं उनको उस पर खुजालना नहीं है, उससे उससे उस पर हाथ नहीं, आप हल्का हल्का हाथ फेर सकते हो बट नाखून नहीं लगाने। कपड़ा लेके, पतला सा कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा लेके उसको हल्के हल्के हाथों से आप कर सकते हो, बट आप उंगलियों से या फिर अपने नाखूनों से उसको खुजल नहीं सकते हो, आप लोशन लगा सकते हो, तो ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कभी कभी सी सेक्शन में जब इंसिशन करते हैं, कट लगाते हैं, तो उस जगह पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए आप, और स्क्रैचेस आने लगते हैं तो उसके लिए आप ये चीज़ कर सकते हैं। फिर
इसमें क्या प्रॉब्लम्स और देखने को मिलती, किडनी का इन्फेक्शन हो सकता है या फिर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से। तो इस वजह से पेशेंट को यूरिन करने में दिक्कत आती है, स्टूल पास करने में दिक्कत आती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार सा लगता है, दर्द होता है, कब्ज़ की दिक्कत आती है, यूरिन करने में दिक्कत आती है। और इसका डायग्नोसिस, इन्फेक्शन का डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट इनसे पता करके फिर एंटीबायोटिक से इसको ठीक किया जाता है। पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपको दिन भर में अच्छा पानी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और अपना ध्यान रखना है। उसके बाद है और क्या दिक्कत देखने को मिलती है, पेरिनियम पेन। पेरिनियम वो रीजन होता है जो हमारा वेजाइना और रेक्टम के बीच का जो हिस्सा होता है, जो लेयर होती है, वो पेरिनियम होती है। तो जब बेबी डिलीवर होता है, बेबी पैदा होता है, उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं अंदर के टिश्यूज़ और बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है इस वजह से। तो जो पेरिनियम की जो लेयर है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, उसके टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, जिस वजह से पेशेंट को दर्द होता है, सूजन आती है, अनईज़ी सा लगता है, डिस्कम्फर्ट लगता है। ये डिलीवरी होने के बाद ही दिक्कत आती है पेशेंट को। उसके बाद तीसरा कॉम्प्लिकेशन हम ब्रेस्ट से रिलेटेड देखेंगे। पहली है क्रैक्ड निप्पल्स। जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो माँ का दूध पिलाते हैं, तो कभी-कभी यूँ होता है कि बच्चा जब नर्सिंग करती है वुमन यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तब बहुत कट आ जाता है, इस वजह से ये निप्पल्स में क्रैक आ जाते हैं। तो और इसमें बुखार नहीं देखने को मिलता है, तो आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपने ब्रेस्ट को अच्छे से बार बार पानी से धोए, साफ सुथरे पानी से, और अच्छे से पोंछ के रखें, उसको गीला ना रखें, सूखा रखें। जैसे ही आप फीड करा रहे हो, जैसे फीड करा रहे हो उससे पहले और फीड कराने के जस्ट बाद आपको अपने अच्छे से ब्रेस्ट को पानी से साफ करके फिर अच्छे से सुखा देना है। उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि नर्सिंग के टाइम यानी ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम बच्चे की पोजीशन कैसी है, बच्चा सही से ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है। और ये ध्यान रखना हमेशा जब भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, तो 1-2 पिलो रख के उस पे बच्चे को रख के और एक स्ट्रेट पोस्चर में रख के उसको फीड कराना है। झुक के ज़्यादा या ज़्यादा पीछे होके फीड नहीं कराना है। फिर दूसरी ब्रेस्ट की दिक्कत देखी जाती है, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है ब्रेस्ट में, दोनों ब्रेस्ट में 2 से 3 दिन तक दर्द रहता है। इसमें एडवाइस करते हैं पेशेंट को, उन महिला को, कि आप गरम या ठंडे का थोड़ा-थोड़ा सेक करें अपने फीडिंग के बाद, जब आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट फीडिंग करा रहे हैं तो। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप मसाज करें हल्के-हल्के हाथों से, और धीरे-धीरे जब दिक्कत है तो वो धीरे-धीरे कम होती जाएगी। फिर तीसरी देखी जाती है लिम्फेजाइटिस, जो लिम्फ वेसल्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। इस वजह से पेशेंट को दर्द होता है, उसके साथ-साथ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रेड हो जाता है हिस्सा, उसके साथ-साथ गरम बहुत ज़्यादा लगता है पेशेंट को। और जो लिम्फ नोड्स है, क्योंकि ये लिम्फ नोड्स के इन्फेक्शन की वजह से है, तो लिम्फ नोड्स बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं साइज़ में, बट बस नहीं देखा जाता है। फिर इसका है कि आपको जब भी आप जिस साइड में ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं उससे पहले आप थोड़ा-सा, जो स्टार्टिंग का जो मिल्क निकल रहा है वो आप थोड़ा-सा निकालें, उसके बाद बच्चे को फीड कराएँ। और अगर आपको जिस साइड में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उस साइड से आप अवॉइड करें ब्रेस्ट फीडिंग कराना। और जो पैरासिटामोल है एनाल्जेसिक, वो आप ले सकते हैं। फिर है इसमें और एक और प्रॉब्लम देखी जाती है ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट के इन्फेक्शन यानी मेस्टाइटिस या फिर एप्सिस होना, पस भरना। तो इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, दर्द आता है, होता है ब्रेस्ट के हिस्से में, सूज जाता है हिस्सा, लिम्फ नोड्स बड़े हो जाते हैं, अजीब सा डिस्चार्ज निकलने लगता है निप्पल से। अगर ब्रेस्ट से पस निकल रहा है तो उसमें पेशेंट को जैसे ही छूते हैं तो बहुत तेज़ दर्द उठता है, और बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़, बहुत ज़्यादा पेशेंट को मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पेशेंट को, और फीडिंग कराने में भी दिक्कत होती है। फिर इसमें आप, अगर आपको जिस साइड में दिक्कत है तो आप वहाँ से ब्रेस्ट फीडिंग कराना रोक दें, नर्सिंग रोक दें। उसके साथ आप पैरासिटामोल लें, कोल्ड वार्म का कंप्रेस करें। उसके साथ-साथ अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है या फिर स्टेफिलोकोके इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें आप क्लॉक्सासिलीन दवाई ले सकते हैं। उसके साथ-साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना ब्रेस्ट को अच्छे से साफ करके रखें, फ्रीक्वेंट ड्रेनेज ना हो और उसको रेस्ट में रखना है। फिर है चौथे कॉम्प्लिकेशंस वेजाइनल डिस्चार्ज और लॉचिया।
वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जब वेजाइना से बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होने लगती है। जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद पेशेंट को उन महिला को वेजाइना से बहुत ज़्यादा हेवी ब्लड फ्लो होने लगता है और जो रुकता नहीं है। और उसके साथ-साथ थोड़ा-सा बच्चे का जो प्लेसेंटा जो ज़रा सा जो प्लेसेंटा होता है वो बच जाता है, जिसे लोचिया कहते हैं। इसे कहते हैं लोचा, तो इसे कहते हैं वेजाइना का डिस्चार्ज होना, मतलब ब्लड के साथ साथ आपका प्लेसेंटा का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी निकल के आना, लोचिया भी आना, उसे कहते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज और लोचिया। ये जैसे ही बच्चा पैदा होता है उससे कई दिनों तक होता है पेशेंट को दिक्कत। शुरुआत में पेशेंट को ब्राइट रेड कलर का ब्लड होता है, निकलता है। उसके बाद धीरे धीरे जब रिकवरी होती है तो पिंक कलर होता है, फिर येलो से व्हाइट और येलो कलर का आने लगता है, जो नॉर्मल आने लगता है। तो आप एक्सरसाइज करेंगे डेली थोड़ी-थोड़ी, और ब्रेस्ट फीडिंग सही से कराएँगे और अपना ध्यान रखेंगे तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। फिर है 5वीं डिसऑर्डर देखी जाती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें पहली देखी जाती है बेबी ब्लूज़। बेबी ब्लूज़ वो देखी जाती है जो जैसे ही बच्चा पैदा हो उससे 2 हफ्ते तक। इसमें पेशेंट को मूड स्विंग्स होने लगते हैं, रोना जैसा आता है, इरिटेट हो जाता है पेशेंट। उसे ऐसा लगता है मैं सही माँ नहीं हूँ, मैं क्या अपने बच्चे को रख पाऊँगी सही से या नहीं? गंदे-गंदे ख़्याल आने लगते हैं, पाचन शक्ति सही नहीं होती है और कंसंट्रेशन नहीं कर पाते और ना रेस्ट कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये आप फैमिली सपोर्ट देके या उनको सहारा देके, उन महिला को सहारा देके, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करा के आप इन सबसे उनको छुटकारा पा सकते हैं, उनका ठीक कर सकते हैं। फिर दूसरी देखी जाती है डिप्रेशन की दिक्कत, यानी पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, पेशेंट को रोना आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता, कहीं एक जगह पे फोकस नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा गंदी फीलिंग आती है या ऐसा लगता है बहुत मैंने कुछ गलत काम कर लिया। पेशेंट को रात को नींद नहीं आती, एपेटाइट सही नहीं होता, खान-पीन सही नहीं हो पाता। पर जैसे-जैसे आप अगर उनका ध्यान रखेंगे, रेगुलर केयर केयर करेंगे, अच्छे से डाइट देंगे उनको, हेल्दी एनवायरनमेंट में रखेंगे, अच्छा सब कुछ अच्छी बातें करेंगे तो पेशेंट जल्दी से जल्दी इससे रिकवर हो सकता है और अच्छे से ठीक हो सकता है। इसके लिए पेशेंट को जो डॉक्टर है वो जो इंटरव्यूअर है जो मतलब उनसे पूछताछ करते हैं महिला से, उनसे ये जानते हैं कि कहीं पेशेंट को महिला को सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आ रहे या पेशेंट को कैसा डिप्रेशन है, कहीं वो दिक्कत तो उनके बच्चे को तो नहीं करेगी, हार्म तो नहीं देगी बच्चे को। तो ये सब इंटरव्यू जो लेते हैं, जो उनसे पूछते हैं जो डॉक्टर है, वो इनके बारे में पता करते हैं। फिर आप अपने फैमिली अच्छे से उनका सपोर्ट करके, अच्छा सपोर्ट, डेली एक्टिविटी अच्छी रख के, फैमिली फ्रेंड सपोर्ट से आप उनको ठीक कर सकते हैं। उसके साथ-साथ एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस है वो आप ले सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। फिर पोस्टपार्टम साइकोसिस, इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा साइकोटिक हो जाता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, मूड स्विंग होने लगते हैं, झटके आने लगते हैं। कभी बहुत तेज चिल्लाने लगता है पेशेंट या कभी बहुत ज़्यादा नरम आवाज़ से बात करने लगता है। पेशेंट को सर घूमने लगता है, ऐसा लगता है कुछ चीज़ जैसे यहाँ पड़ी है तो लगता है कि नहीं ये चीज़ यहाँ नहीं पड़ी है, या कुछ चीज़ पड़ी है तब कुछ चीज़ नहीं पड़ी तब भी लगता है कि नहीं ये चीज़ यहाँ पड़ी है। ये मूड स्विंग्स होने लगते हैं। तो आप अच्छे से डॉक्टर से दिखाएँ, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें, एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट लें, आप जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। फिर है और कॉम्प्लिकेशंस हार्ट से रिलेटेड देखने को मिलते हैं जो कि रेयर है, कार्डियोमायोपैथी एंड हार्ट डिजीज। ये पोस्टपार्टम वुमेन में देखने को मिलते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके बाद ये देखने को मिलता है हार्ट फेलियर। वो बहुत ज़्यादा कम लोगों में देखने को मिलता है जिनको पहले से कोई हार्ट की दिक्कत है उनको। तो अगर पेशेंट हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, उसको स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेता है, मोटापा ज़्यादा है, खान-पीन सही नहीं है, एज बहुत ज़्यादा है, तो उनमें ये दिक्कत देखने को मिलती है। फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो हमारे लेग्स में अगर क्लॉट हो गया है, तो वो क्लॉट वहाँ से जो क्लॉट है वो वहाँ से आके हमारे लंग्स में आ गया, हमारे पल्मोनरी आर्टरीज में आ गया, जिस वजह से हमारी पल्मोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो गई है, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा, जिस वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उठने बैठने में दिक्कत आ रही है, सोने में दिक्कत आ रही है, करवट लेने में दिक्कत आ रही है। तो इसे कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जब लेग्स से क्लॉट हमारे लंग्स तक आ जाता है और जिस वजह से जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज है उसमें आज आके उसको ब्लॉक कर देता है ब्लड फ्लो को, तो इस वजह से ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। ये सबसे ज़्यादा किन में रिस्क होता है, जो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटापा है या सी सेक्शन बर्थ हुआ है या लंबे समय तक लेबर चल रहा है, लेबर पेन है बहुत ज़्यादा, डायबिटीज़ है पेशेंट को, एज बहुत ज़्यादा उस समय डिलीवरी हुई है,
तो ये दिक्कत इनमें देखी जाती है सबसे ज़्यादा। अब आपको उसी समय डॉक्टर को कॉल करना और डॉक्टर को दिखाना है जब आपको ये दिक्कत लग रही है, जब आपको ये चेंजेस अपनी बॉडी में नज़र आ रहे हैं। जैसे आपने बच्चा पैदा किया उसके 1 हफ्ते के बीच में या 2 हफ्ते के बीच में। तो जब आपको हेवी फ्लो हो रहा है वेजाइना से, बहुत ज़्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो रही, नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं हो रही, आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना है। और अगर आपका जो दर्द है, वो बहुत लंबे समय तक रह रहा है, यानी जितना दर्द शुरुआत में था, उतना ही आपको 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक लगातार बना रह रहा है और बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। आपका अगर फ़ीवर नहीं रुक रहा है, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, तब भी, या आपका जो ब्रेस्ट है वो उसमें बहुत ज़्यादा कट आ गए हैं, या बहुत ज़्यादा तेज़ गरम लग रहा है, सूजन आ गई है और बहुत तेज़ दर्द उठ रहा है, टाइटनेस लग रही है आपको पैरों में, ये है ना, तो भी दिखाना है आपको डॉक्टर को। कुछ भी दिक्कत है तो दिखाना ही है। चेस्ट पेन हो रहा है या फिर गरम ठंडे का महसूस हो रहा है जब आप यूरिन पास कर रहे हो या स्टूल पास कर रहे हो, यूरिन पास करने का आपको कंट्रोल नहीं हो पा रहा, चक्कर से आ रही है, वॉमिटिंग आ रही है, बार बार आपकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही है, आपको बहुत ज्यादा हद से ज्यादा डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या आपका व्यवहार बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया है, मतलब आप बहुत ज्यादा चीख रहे चिल्ला रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा जब बह रही है, या चेस्ट पेन हो रहा है, या जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज तेज बढ़ रही है, बहुत दर्द हो रहा है छाती में, उसके साथ सांस लेने में दिक्कत आ रही है, चक्कर आ रही है, चक्कर आके गिर रहे हो, खड़े उठने बैठने सोने में चक्कर आ रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, डॉक्टर से बात करनी है। या आपका जो इंसिशन है, जो कट हुआ है, वो हील नहीं हो रहा, जैसा था वैसा ही हो रहा है और पस बनने लग रहा है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। जब आपके पैर बहुत ज़्यादा सूज रहे हैं और सही नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम लग रहा है, बहुत दर्द तेज़ हो रहा है, या बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लग रहा है आपको, या हेडेक हो रहा है बहुत तेज़ वाला, दिखने में भी दिक्कत आ रही है आपको, दौरे पड़ रहे हैं, सीज़र्स आ रहे हैं आपको, झटके आ रहे हैं आपको, या आपको बहुत ज़्यादा गंदे-गंदे विचार आ रहे हैं, तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर से तुरंत ही बात करके उनको दिखाना है। ये ध्यान रखना है कि आप जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, जब तक आप अपनी चीज़ें नहीं समझेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, तो आपको डॉक्टर को नहीं बता पाएँगे। तो अपने आप का ध्यान रखना है, अपनी जो भी चीज़ें हो रही बॉडी को वो महसूस करके सब चीज़ें डॉक्टर को बताना और अलर्ट रहना अपनी बीमारियों के बारे में। थैंक यू।